गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड एपिसोड पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बताया, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन बताया, वो वेक्टर किस तरह से होता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको पिछले एपिसोड में सिखाया। ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन जिसका प्रूफ होता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप इसको कंसंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर सीखने की कोशिश करिएगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, देखिए फिर मैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूँ। और जो बच्चे इस एपिसोड को पहली बार देख रहे होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट कर लें। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो फिजिकल मैथमेटिक्स का चैप्टर मिलेगा। फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड्स अपडेट करने के बाद बच्चों आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड शुरुआत से देखना चाहिए, तब आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर आप किसी भी चैप्टर को अगर बीच से पढ़ना और देखना चाहते हो तो आपको बात पूरी समझ में कभी नहीं आएगी। और ये जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ वो एनालिटिकल फिजिक्स होता है बच्चों। इसमें डेरिवेशंस में पूरी मैथ इस्तेमाल होती है। कैलकुलस, वेक्टर, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कॉर्टेसिंग टेक्निक, ग्राफ बनाने की टेक्निक सब इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको फिजिकल मैथमेटिक्स से कमांड होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पहली बार देखना शुरू करते हो तो आप फिजिकल मैथमेटिक्स के सारे एपिसोड अपडेट ज़रूर कर लो। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो अपलोडेड है। तो सारे वीडियोस फिजिकल मैथमेटिक्स के आप अपडेट कर लोगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सो बच्चों देखो, आज मैं आपको ओम्स लॉ का डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप। ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों इसका स्टेटमेंट होता है कि इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए कंडक्टर आर नॉट चेंज, then on derivation we get the ratio of V and I equals same upon n square tau into L by A। बच्चों V का मीनिंग हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर, और I का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर longitudinally। M is mass of electron, small h charge on electron, tau is relaxation time, स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इसका ये मीनिंग होता है। एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। प्यारे बच्चों ये जो क्वांटिटी है इसको रो बोलते हैं। सो ये फार्मूला बन जाता है रो इंटू एल बाई ए। और रो का मीनिंग होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एन एल फॉर लेंथ, एन ए फॉर क्रॉस सेक्शन। तो ओम ने प्रूफ किया कि ये जो वी और आई का रेशियो होता है उस रेशियो को ही आर कहते हैं, और आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस बच्चों कांस्टेंट होगा, मगर कब कांस्टेंट होगा उसके लिए ओम ने कंडीशन लगा दी। ये कांस्टेंट तब होता है जब कंडक्टर के फिजिकल स्टेट्स को चेंज ना करे जाए। फिजिकल स्टेट्स के पैरामीटर्स में आप पिछले एपिसोड में सिखा चुका हूँ। कंडक्टर का टेम्परेचर, उसके ऊपर प्रेशर, उसका मटेरियल, उसका शेप, उसका साइज़, उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन, ये सारे पैरामीटर्स फिजिकल स्टेट्स डिफाइन करते हैं। अगर इसमें से किसी को भी चेंज ना किया जाए तब V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, और उसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कैपिटल R बोलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिटवीन इट्स टू एंड्स। तो ये कांस्टेंट होगा बच्चों। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। सी द बिलो फिगर्स फॉर द रेफरेंस। बच्चों इस फिगर में एक मेटालिक कंडक्टर है
कंडक्टर मीन्स मेड ऑफ मेटल, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और उसका जो लेंथ है वो एल है। इसके टर्मिनल्स के क्रॉस से एक आइडियल बैटरी कनेक्टेड है। आइडियल बैटरी का ईएमएफ V वोल्ट है। तो जब आप किसी कंडक्टर के लेफ्ट इन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो पॉजिटिव पोल कहलाता है वो, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो नेगेटिव पोल कहलाता है। पॉजिटिव एंड का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव एंड का मतलब लोअर पोटेंशियल। और आप इलेक्ट्रो स्टडीज़ में पढ़ चुके हो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। आई मीन इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में राइटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। आइडियल कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जा रहा है, मतलब इस कंडक्टर के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। फिर बच्चों करंट कैसे इस्टेब्लिश होती है? राइटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाने के बाद से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होते हैं उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू फार्मूले से लेफ़्ट साइड में अप्लाई होना शुरू हो जाता है। इस पर भी लेफ़्ट साइड, इस पर भी लेफ़्ट साइड, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ़्ट साइड में अप्लाई होना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों, सेम फोर्स कैनॉल्स पे भी अप्लाई होता है, लेकिन सॉलिड कंडक्टर में कैनॉल का मीनिंग होता है कि किसी एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो जाए, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो, तो एटम के बचे हुए पार्ट पे नेट चार्ज पॉजिटिव आता है, इसी को कैनॉल बोलते हैं। नेट चार्ज पॉजिटिव आता है। तो सॉलिड कंडक्टर में ये एटम का बचा हुआ भाग हैवी होता है, रिजिड होता है, ये ट्रांसलेट नहीं होता। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इलेक्ट्रिक फोर्स होने के बावजूद भी ये ट्रांसलेट नहीं होता, मगर ये लोकली वाइब्रेट करता है। स्मॉल एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन इसमें होता है। वो वाइब्रेशन क्यों होता है मैं समझा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब इस इलेक्ट्रॉन पे क्यू फोर्स काम करता है, माना कि इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, तो ये एक्सलेट होगा इस गैप में। इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। दो पॉजिटिव कैनॉल्स के बीच में जो क्लियर गैप होता है इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसमें जब इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी से वो इस वाले कैनॉल से टकराएगा। टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। जो लॉस होगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या यूँ कह सकते हो उसकी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस कैनॉल के वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो वाइब्रेशन डेवलप होता है वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से होता है, और ये कोलिजन बार बार होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट होगी, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे से स्लिप करेगा, फिर यहाँ उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर इस गैप में एक्सेलरेट होगा, फिर इसके साथ टकराएगा। इस तरह से यहाँ पे रिपीटेड कोलिजन बार बार होता है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैनॉल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, और उसी से इसका हीट एनर्जी पूरे सिस्टम का इंक्रीज होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीज़न बताया, कैनॉल्स के वाइब्रेट होने का रीज़न बताया। ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट कतई नहीं होती, लेकिन ये रुक रुक के चलता है, हर दो कैनॉल्स के बीच में रुक रुक के चलता है। तो इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज स्पीड डिफाइन करी जा सकती है, एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करी जा सकती है। उस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, मैग्नीट्यूड को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, डायरेक्शन उसका लेफ्टवर्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। सो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब बाईं तरफ मूव करता है तो उसकी इक्विवेलेंट करंट को राइटवर्ड माना जाता है। ये कन्वेंशन आप जानते हो पहले से कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्टवर्ड मूव करता है तो उसकी इक्विवेलेंट करंट को राइटवर्ड दिखाते हैं। ये कन्वेंशन है। इलेक्ट्रिक करंट इसमें राइटवर्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। करंट डेंसिटी वेक्टर करंट के पैरेलल होता है, तो किसी भी पॉइंट पर जे वेक्टर भी राइटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी राइटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड होगा। और आइडियल बैटरी का ईएमएफ V वोल्ट है।
तो इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस टर्मिनल्स के बीच में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी की ईएमएफ के बराबर होगा, इक्वल टू V। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको ये सिखाने की कोशिश किया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कांस्टेंट कतई नहीं होती, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू डिराइव करी जा सकती है, और एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कुछ बच्चों को लगता होगा कि लाइट की स्पीड से चलती है, नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल होता है, ये फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर पर सेकेंड होता है, फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर पर सेकेंड होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी स्मॉल होती है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो मोशन करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। अब हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे फिगर बी का रेफरेंस लेना होगा। बच्चों, आप फिगर बी को वॉच करो। ये तुम्हारे बैटरी का, आइडियल बैटरी का ईएमएफ है। इस सर्किट में एक स्विच दिखा दो। स्विच शुरू में ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब सर्किट बच्चों कंप्लीट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश नहीं होगा। इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो माना गया। तभी ये स्विच ओपन है। इमेजिन करो कि इस वक्त टाइम का रीडिंग जीरो है। इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर हो जाते हैं, और वो इस कंडक्टर में टू एंड फ्रो ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं। इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी को U1 दिखाया, इसको U2 दिखाया, इसको U3 दिखाया, इसको U4 दिखाया, इसको U5, इसको UN दिखाया। इस वक्त टाइम की रीडिंग क्या है, जीरो। और U इक्वल्स UI, I की वैल्यू 1 2 3 से लेके कैपिटल N। माना गया है कि इसमें टोटल कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है। तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहती है कि इन सारे रैंडम वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा। आई मीन रिजल्टेंट ऑफ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस UN, इनका वेक्टर रिजल्टेंट जीरो आएगा। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन नहीं किया होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जीरो मानते हैं। ये मूव नहीं करते हैं तो ब्राउनियन मोशन होता है। इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो आता है, रिजल्टेंट जीरो आता है। अब क्या बच्चों, माना कि t को जीरो पे आपने स्विच ऑन कर दिया। जैसे आप स्विच ऑन करोगे, फिगर सी में आ जाओ। स्विच ऑन करते ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेफ्ट इन हायर पोटेंशियल पे आएगा, राइट इन लोअर पोटेंशियल पे आएगा। राइटवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा। जे वेक्टर राइटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट राइटवर्ड होगी। अब बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो माना कि एक इलेक्ट्रॉन शुरू में यहाँ पे था, इस वक्त तो यहाँ से गुजर रहा है। तो मीन फ्री पाथ का जो लेंथ होता है, मान लिया कि λ1 है, तो λ1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो टाउ होता है। टाउ को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो मीन फ्री पाथ होता है, इनके कैनॉल्स के लोकल वाइब्रेशन की वजह से ये हर पॉइंट पे सेम नहीं होता। जैसे माना कि यहाँ पे गैप λ1 है, तो यहाँ λ2 होगा, यहाँ λ3 होगा, यहाँ λ4 होगा, यहाँ λ5 होगा, यहाँ λn होगा। प्यारे बच्चों, मैंने ये दिखाया कि ये जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, टाउ1 टाइम में यहाँ तक आ चुका है, टाउ1 टाइम में यहाँ तक आ चुका है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v1 हो चुकी है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो शुरू में यहाँ पे था वो इससे टकराने वाला है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई है। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो इससे टकराने वाला है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v3 हो गई है। इसका v4, इसका v5, इसका vn। माना कि इसने λ1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में
टाउ 1 टाइम लिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ने टाउ 2 टाइम लिया, इसने टाउ 3 टाइम लिया, इसने टाउ 4 टाइम लिया, इसने टाउ 5 टाइम लिया, इसने टाउ n टाइम लिया। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एट t इक्वल्स टाउ आई, v इक्वल्स वी आई, फिर i इक्वल्स 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट n। i की वैल्यू 1 2 3 बारी बारी से रखते जाएंगे, यहाँ रखते जाएंगे, तो टाउ 1 पे v1 आएगा, टाउ 2 पे v2 आएगा, टाउ 3 पे v3 आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो चुका है, तो इसको मैं लिखूँगा नॉन जीरो। तो प्यारे बच्चों, मैंने डायग्राम का मीनिंग तो आपको समझा दिया। अब मैं आपको एवरेज वेलोसिटी डिराइव करना सिखाता हूँ। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशंस में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें डेरिवेशन हेल्प करते हैं, इसलिए भी सीखना चाहिए। तब मैं आपको डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। नाउ सपोज देयर आर कैपिटल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, हेंस देयर एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तरीका सिखाया गया है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से सिखाया जा रहा है। ये एवरेज वो नहीं है जो काइनेमेटिक्स में पढ़े हो। जैसे काइनेमेटिक्स में होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, आई मीन बिग डिस्प्लेसमेंट अपॉन बिग टाइम इंटरवल, वो डेफिनेशन यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो फिजिक्स में 2-3 बार ऐसा होगा पूरी फिजिक्स में कि स्टैटिस्टिकल मेथड से एवरेज निकालना आपको सिखाया जाएगा। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, सामने वाले कैनाल से टकराने से ठीक पहले उनकी जो करस्पॉन्डिंग फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, उन सब का रिजल्टेंट निकालते हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर मेथड से निकालने पे जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड है बच्चों। अब मैं इन फाइनल वेलोसिटीज़ को गैलीलियो इक्वेशन से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, where v1, v2, v3 dot dot vn are the final velocities of the electrons just before collision with the canals. Now vd equals, प्यारे बच्चों v1 को लिखोगे u प्लस ए टी, गैलीलियो इक्वेशन। गैलीलियो इक्वेशन बच्चों मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना है अभी मैं दिखा दूंगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेक्टर ए, इसलिए गैलीलियो फर्स्ट इक्वेशन में वेक्टर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। v1 की वैल्यू हो जाएगी u1 प्लस ए इंटू टाउ 1, v2 हो जाएगा u2 प्लस ए इंटू टाउ 2, v3 होगा u3 प्लस ए इंटू टाउ 3 डॉट डॉट vn होगा un प्लस ए इंटू टाउ n डिवाइडेड बाई कैपिटल N। प्यारे बच्चों, कैपिटल N से इस पूरे ब्रैकेट को अलग अलग डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो एक टर्म बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। वो क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई कैपिटल N। और ये जो सेकेंड टर्म है इसमें से वेक्टर ए कॉमन आएगा। वेक्टर ए कॉमन लेने पर बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n अपॉन कैपिटल N। प्यारे बच्चों, इस पूरी क्वांटिटी को एवरेज टाउ बोलते हैं। एवरेज टाउ को ही रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एवरेज टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। और थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटीज़ होती हैं हर एक इलेक्ट्रॉन की रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनका रिजल्टेंट जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये फर्स्ट टर्म तो वेक्टर मेथड से जीरो हो जाता है, खाली सेकेंड टर्म बचता है। किस पूरी क्वांटिटी को एवरेज टाउ लिखा जा सकता है। तो वीडी की वैल्यू हो गया बच्चों, फर्स्ट टर्म जीरो हो गया प्लस वेक्टर ए इंटू एवरेज टाउ। नाउ वी डी इक्वल्स ए इंटू एवरेज टाउ। प्यारे बच्चों, आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स माइनस ई इंटू कैपिटल ई होगा, आई मीन क्यू इंटू ई फार्मूला। और इलेक्ट्रॉन का क्यू माइनस ई होता है। और ये इस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हर पॉइंट पर पहले से इस्टेब्लिश है। तो क्यू ई फार्मूले से फोर्स आ गया, इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड किया कि पूरा का पूरा क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ इनटू एवरेज टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। सो बच्चों, वी डी वैक्टर को मैंने डिराइव कर लिया, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वैक्टर
by small m into average tau. Now say this is equation number 1. प्यारे बच्चों, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे। डायग्राम भी दिखा चुका हूँ कि दोनों वेक्टर सचमुच के अपोजिट हैं। मैंने कमेंट लिख दिया वीडी वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एवरेज टाउ को सिर्फ टाउ भी लिखा जाता है, एवरेज का सिंबल हटा दो। टाउ को डिफाइन करोगे रिलैक्सेशन टाइम, तो इसका डेफिनेशन होता है बच्चों एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स विद द कैनॉल्स। ये मैंने समझाया है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, वेक्टर का एरो एलिमिनेट होगा, यहाँ से भी एरो एलिमिनेट होगा। इसको हम लोग बच्चों एवरेज स्पीड बोलते हैं। अब एवरेज स्पीड वीडी, पिछले एपिसोड में मैंने एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के बीच का रिलेशन डिराइव किया था। तो पिछले एपिसोड के फार्मूले से अगर आप वीडी का वैल्यू निकालते हो तो मिलता है I/N/E। ये मैं फार्मूला आपको एक बार से फिर से दिखा दे रहा हूँ कहाँ मैं डिराइव किया था। जो लोग पिछले एपिसोड को देख चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला आएगा I/N/E, उसको ला के पुट किया। मैं इस फार्मूले को दिखा दे रहा हूँ। तो बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने करंट I का डेरिवेशन दिया था। फार्मूला मिला था NEA इंटू VD। इस फार्मूले से जब VD निकालोगे तो NEA को I में डिवाइड करोगे तो VD आता है I/NEA। फिर स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल a is charge on each electron, कैपिटल A is क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड V is ड्रिफ्ट स्पीड। बच्चों, यही फार्मूला आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी फार्मूले से VD की वैल्यू निकाल रहा हूँ और मैंने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो बच्चों, VD की वैल्यू मैंने पुट कर दी। राइट हैंड साइड को यहाँ पे इस टर्म को रिपीट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पहले से बता चुका हूँ कि जब किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो उसको V/L फार्मूले से भी लिखा जाता है। V का मीनिंग होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर और L का मीनिंग होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V/L लिख डाला। अब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, यहाँ से V/I रेशियो निकाला। V/I रेशियो निकालोगे तो इतना आता है M/N² एवरेज टाउ इंटू L/A। प्यारे बच्चों, इस वाले टर्म को सेपरेट करके लिखा जाए, L/A को अलग लिखा जाए। इस पूरे टर्म को रो डिफाइन करा गया है। रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। प्यारे बच्चों, जो रो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इस ओरिजिनल फार्मूले में शेप और साइज़ डिसाइड करने वाला कोई पैरामीटर नहीं है। आई मीन रो की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बच्चों, M/NA² टाउ। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्मॉल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी है यूनिवर्सल कांस्टेंट। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, N है नंबर डेंसिटी। N और टाउ मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है और N और टाउ टेम्परेचर चेंज करने पे भी चेंज होता है। सो प्यारे बच्चों, रो के फार्मूले में शेप और साइज का कोई टर्म नहीं है, लेकिन N और टाउ मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा या टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पर चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा। ये एक ही मटेरियल के लिए टेम्परेचर बदलने पे भी चेंज होगा, लेकिन ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको रो बोला गया इंटू L/A। रो इंटू L/A को कैपिटल R बोला गया और बताया गया कि कैपिटल R कांस्टेंट होगा अगर कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज ना करा जाए। फिजिकल स्टेट चेंज ना करा जाए का मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करोगे, मटेरियल चेंज नहीं करोगे, शेप और साइज चेंज नहीं करोगे, तो राइट हैंड साइड में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब कुछ भी चेंज नहीं होगा तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को कैपिटल R बोलते हैं। इसको हमने रेजिस्टेंस टर्म डिफाइन किया और इसको स्टेटमेंट बना दिया, हेंस प्रूव्ड।
I mean, if the physical states of a conductor are not changed, then the ratio of potential difference applied to the current flowing through the conductor remains constant. That is called capital R, and capital R is रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यही है बच्चों ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो मैंने इसका डेरिवेशन आपको सिखा दिया। आगे देखिए। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन सीखो, फिर इसका यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखो। फार्मूला तो मैंने डिराइव कर ही दिया है। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड द करंट डेंसिटी J एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय रो इक्वल C बाई J। बच्चों रो का फार्मूला होता है E बाई J। In vector notation, this is written as electric field vector equals rho into J vector. Got it? और अगर मैं रो को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो J का फॉर्मूला बनेगा J इक्वल्स सिग्मा इंटू कैपिटल E। सिग्मा को लिखते हो 1 बाई रो। बच्चों सिग्मा को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। पिछले फार्मूले में जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर रो का फार्मूला बनाया जाए तो रो आता है RA अपॉन L। इज इट? RA अपॉन L इज कॉल्ड रो। बट दिस इक्वेशन अप्लाइज ओनली टू अ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सब्जेक्ट टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिराइव करते वक्त ये कंडीशन मेंटेन किया गया था, तो जब ये कंडीशन मेंटेन होगी तभी ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, और नहीं तो किसी पॉइंट के लिए रो का ओरिजिनल फार्मूला वही होगा एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। इन इस फार्मूले को लिखते वक्त इतनी सारी कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए तभी रो का ये फार्मूला काम करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करो, लेंथ को 1 मीटर मान लो, क्रॉस सेक्शन को 1 स्क्वायर मीटर मान लो। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो रो की वैल्यू कैपिटल R आएगी, और यहाँ से रो का यूनिट ओम इंटू मीटर आएगा। देखो कैपिटल R ओम में होगा, कैपिटल A स्क्वायर मीटर होगा, L मीटर होगा, तो कैंसिल आउट होने पर ओम मीटर बनेगा, तो रो का यूनिट आएगा ओम मीटर। Hence the specific resistance of a material is equal to the resistance of a wire of that material of 1 meter length and 1 square meter area of cross section। इसको 1 पुट करके रो इक्वल्स R लिखोगे, फिर इस पूरे स्टेटमेंट का लेकर डेफिनेशन बनाओगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन ऐसे बनता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये सेकेंड डेफिनेशन हो गया, एंड इट इज एक्सप्रेस इन ओम मीटर, एब्रीविएशन ओम मीटर। Then your next topic is dimensions of resistivity, रो। बच्चों डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखिए आप। वी नो रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स RA बाई L, सो डायमेंशंस ऑफ रो इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ R इंटू डायमेंशंस ऑफ A अपॉन डायमेंशंस ऑफ L। R का डायमेंशनल फार्मूला आप पहले पिछले एपिसोड में डिराइव कर चुके हो। एरिया का L स्क्वायर होता है, लेंथ का कैपिटल L होता है, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनली रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला ये मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ml क्यूब T-3 A-2। ये डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखे रहो,
बोर्ड और कंपटीशन दोनों में काम आता है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वांटिटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। डेफिनेशन क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस and is represented by sigma. The sigma equals 1 by rho. The SI unit of sigma is ohm meter inverse, written as ohm meter inverse. प्यारे बच्चों इन्वर्स को दोनों पे अप्लाई कर दो तो आएगा ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स को साइमिन भी बोलते हैं, एब्रीवेशन कैपिटल एस इंटू मीटर इन्वर्स। साइमिन पर मीटर, इसको भी कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों अभी अभी जो रो का डेरिवेशन करे हो उसके डायमेंशनल फार्मूले का रेसिप्रोकल निकाल लो तो ये सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा। दैट इज a-1 l-3 t क्यूब एंड a स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। नाउ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ कि वेक्टर फॉर्म में रिलेशन होता है जे वेक्टर इक्वल सिग्मा इंटू ई वेक्टर। सिग्मा आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ये स्केलर जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव स्केलर, इसलिए ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। तो ये मैं बहुत देर पहले ही बता चुका हूँ कि जे वेक्टर ई वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। ये वेक्टर नोटेशन हो गया। इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो इट शुड बी करंट डेंसिटी इक्वल्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इस फार्मूले का डेरिवेशन बोर्ड में पूछते हैं, मैं डेरिवेशन आपको सिखा रहा हूँ। नाउ सी द बिलो एक्सप्रेशन। We know the ratio V to I equals capital R, that is rho L upon A। यहाँ से बच्चों I अपॉन कैपिटल A का फॉर्मूला बना लो। I को इधर न्यूमरेटर में ले आओ, रो L को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ। तो I अपॉन A की जगह पे आएगा बच्चों 1 बाई रो इंटू V बाई L। आप जानते हो 1 बाई रो को सिग्मा लिखते हैं, V बाई एल को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो स्केलर फॉर्म में आता है J इक्वल सिग्मा ई। डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं वेक्टर, तो दोनों पे एरो लगा दो तो ये वेक्टर नोटेशन में बन गया J वेक्टर इक्वल सिग्मा इंटू ई वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। सो प्यारे बच्चों इस फार्मूले को डिराइव करते वक्त कंडीशन है कि ये बड़े स्पेस में भी अप्लाई हो सकता है अगर कंडक्टर आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस और क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो। तो वैसे सिचुएशन में ये बिग वॉल्यूम में भी काम करेगा, और नहीं तो किसी हेट्रोजीनियस इन आइसोट्रॉपिक कंडक्टर में किसी पॉइंट पे छोटा सा वॉल्यूम कट किया जाए तो उस छोटे से वॉल्यूम पे ये फार्मूला वर्क कर सकता है, क्योंकि छोटे से वॉल्यूम में चीज़ों को कांस्टेंट माना जा सकता है। तो लिमिटेशन आप याद रखना कि ये किसी भी पॉइंट पर छोटे से वॉल्यूम में हमेशा काम करेगा। फेदर योर मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, स्मॉल वॉल्यूम में ये हमेशा काम करेगा, लेकिन बिग वॉल्यूम में ये काम तब करेगा जब मटेरियल आइसोट्रॉपिक होगा, होमोजीनियस होगा और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, तभी तक ये काम करेगा। नहीं तो ये स्मॉल स्पेस में हमेशा वर्क करेगा। हेंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फर्स्ट वी शुड डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल अल्फा। बच्चों अल्फा को डिफाइन किया गया है 1 बाई रो डी रो बाई डी टी। इसका यूनिट आता है पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन। तो प्यारे बच्चों इसको वर्ड्स में कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। प्यारे बच्चों, होता क्या है, किसी भी मटेरियल का जो अल्फ़ा होता है वो हाई टेम्परेचर रेंज में वेरिएबल होता है, लेकिन स्मॉल टेम्परेचर रेंज में हर एक मटेरियल के लिए इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। तो स्मॉल टेम्परेचर रेंज का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ और यहाँ से रो का फार्मूला डिराइव करता हूँ तो बच्चों फार्मूला कुछ ऐसा आता है, रो टी इक्वल्स रो नॉट इंटू ई रेज़ टू द पावर अल्फ़ा टी। रो टी का मीनिंग हुआ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट T डिग्री सेल्सियस and this is resistivity of the material at 0 degree Celsius into e power alpha t। बच्चों मैं उस फार्मूले का डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूँ आपको, देखिए कैसे होता है। वी नो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इक्वल्स 1 बाई रो इंटू डी रो बाई डी टी। यहाँ से डी रो बाई रो की वैल्यू निकालो, दिस कम्स आउट अल्फ़ा डी टी। फिर इंटीग्रेट करो, यहाँ पे अल्फ़ा को कांस्टेंट माने हो, टाइम टी वेरिएबल है, सॉरी बच्चों ये सेल्सियस टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। स्मॉल टी क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर। एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टिविटी इज रो नॉट, एट T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टिविटी इज रो टी। बच्चों डी रो बाई रो का इंटीग्रल आप पहले से जानते हो, ln रो, ln का बेस c होता है। फिर लिमिट पुट कर दो, अल्फ़ा को कांस्टेंट माने हो बाहर निकालो, dt का इंटीग्रल t होएगा, लिमिट लगा दो। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो यहाँ पे आता है ln रो टी बाई रो नॉट और यहाँ से आता है अल्फ़ा इंटू टी। ln पे बेस c होता है, ई बेस पे इसको पावर रेज कर सकते हो, पहले इसको ऐसे लिख डालो, फिर ई पे इसको पावर रेज कर डालो और उसको रोटी अपॉन रो नॉट से कंपेयर कर डालो। तो प्यारे बच्चों फाइनली आपको क्या मिलता है, रोटी अपॉन रो नॉट इक्वल्स ई पावर अल्फ़ा टी। देन डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव रोटी इक्वल्स रो नॉट इंटू ई पावर अल्फ़ा टी। हेंस प्रूव्ड। इस फार्मूले को मैंने प्रूफ कर दिया। प्यारे बच्चों इस फार्मूले को हम लोग सर्टेन कंडीशन में लीनियर एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं सिखा रहा हूँ। ई पावर अल्फ़ा टी को ई पावर एक्स फार्मूले से एक्सपेंड करो, तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ होती है जो आप अलजेब्रा में पढ़ती हो। 1 प्लस अल्फ़ा टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसको एक्स मानो, अल्फ़ा टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों यहाँ प्रिंटिंग एरर है, आप माइंड नहीं करना, मैं इसको करेक्शन कर लूँगा, अपने राइट अप में इसको मैं करेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, इसके बाद का टर्म होगा अल्फ़ा टी का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो बच्चों आप अलजेब्रा में पढ़ते हो कि अगर ये एक्स है और ये मच लेस देन 1 है, लिखा है कंडीशन मैंने कि अल्फ़ा टी इज मच लेस देन 1, आई मीन स्मॉल टेम्परेचर रेंज 0 से 200 के बीच में अल्फ़ा की वैल्यू वैसे भी मटेरियल्स का बहुत स्मॉल होता है। आप जब किसी बुक में न्यूमेरिकल्स देखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 के ऑर्डर का लिखा होगा। अगर ये 10 पावर माइनस 5 है और अधिक से अधिक 0 से 200 है तो अल्फ़ा इंटू टी ऑब्वियसली मच लेस देन 1 होगा। तो अलजेब्रा में जब एक्स मच लेस देन 1 होता है तो हायर पावर्स को इग्नोर किया जाता है, यानी कि हायर पावर और ही छोटे होते जाते हैं। ये जितने हायर पावर्स राइट साइड में हैं इन सबको नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं, सिर्फ 2 टर्म यहाँ से कॉपी करते हैं, 2 टर्म की वैल्यू उठा लेते हैं और फार्मूला बनाते हैं रो टी इक्वल्स रो नॉट इंटू अल्फ़ा टी। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ये रो टी की वैल्यू ऐसे आती है। फिर रो नॉट इज़ रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस।
सो बच्चों ये फार्मूला लीनियर एक्सप्रेशन है, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस के लिए लीनियर है। आई मीन रेजिस्टिविटी का वेरिएशन लीनियर भी होता है, बट याद रखना कि सिर्फ स्मॉल टेम्परेचर रेंज 0 से 200 डिग्री के बीच होता है। हाई टेम्परेचर रेंज में ये लीनियर कतई नहीं होता, हाई टेम्परेचर रेंज में एक्सपोनेंशियल होता है। तो जनरली जो हाई टेम्परेचर रेंज में वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, और स्मॉल टेम्परेचर रेंज में रो का वेरिएशन लीनियर होता है। मैंने इस फार्मूले को रिपीट कर दिया। रो टी की जगह पे लिख डाला आर टी कैपिटल ए बाई एल, रो नॉट की जगह पे लिख डाला आर नॉट कैपिटल ए बाई एल इंटू 1 प्लस अल्फा टी। बच्चों यहाँ पे एक अजम्पशन है, क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आर सपोज टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर आर में कंसिडरेबल चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन में नेग्लिजिबल चेंज होगा, लेंथ में नेग्लिजिबल चेंज होगा। इसलिए कैपिटल ए बाई एल को यहाँ पे कांस्टेंट मान के चला जा रहा है, इनके वेरिएशन को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के वेरिएशन को कंसिडर किया जा रहा है। ऐसा लिखने के बाद बच्चों ए बाई एल बोथ साइड से कैंसिल आउट होगा और आर टी का फॉर्मूला मिलता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो गया और ये रेजिस्टिविटी का वेरिएशन हो गया। प्यारे बच्चों, आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव फॉर प्योर मेटल्स, अल्फ़ा इज़ नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, and alpha is almost 0 for alloys. Not exactly 0, almost 0 for alloys. तो ये भी आपको बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स में काम आएगा, इसको भी लर्न करना होगा। फिर आपकी फर्स्ट हेडिंग है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, when the temperature of a metallic wire is raised, its resistivity increases. ऐसा क्यों होता है तो इस ओरिजिनल फार्मूले से सिखाया जाएगा। बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एम और ई को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, इनका मटेरियल और टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। एन और टाउ मटेरियल टू मटेरियल चेंज होंगे या टेम्परेचर पर भी चेंज होंगे। I mean resistivity rho becomes inversely proportional to n into tau. So प्यारे बच्चों, प्योर मेटल में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो वो मेन फ्री पाथ में जल्दी जल्दी टकराएंगे। जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो मेटल्स में टाउ रिड्यूस होता है और एन इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है डिक्रीज होने का रेट ज़्यादा होता है, इंक्रीज होने का रेट कम होता है। इसलिए ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लगता है। जब ये डिक्रीज होता है तो ये रेशियो इंक्रीज होता है और मेटल की रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। वही मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रखा हूँ कि मेटल्स के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये डिक्रीज़ होगा तो रेसिप्रोकल इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टिविटी मेटल की इंक्रीज़ होगी। लैब में ग्राफ बनाया गया कॉपर के लिए। ये हाई टेम्परेचर रेंज कैपिटल टी, यहाँ ये डिग्री केल्विन में है और ये रो है। हाई टेम्परेचर रेंज में ग्राफ बना हुआ है तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ दिखता है और 0 केल्विन पे रो की वैल्यू 0 दिखती है।
और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। हाई टेम्परेचर रेंज का मतलब बच्चों कैपिटल टी को आप 3000 या 3500 केल्विन कर सकती हो। 0 से 3500 केल्विन तक एक्सपेरिमेंट करके ये ग्राफ बनाया गया। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग प्योर मेटल कॉपर का ऐसे मिलता है। देन रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज। बच्चों एलॉयज के लिए क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। एलॉयज का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत स्लो रेट से इंक्रीज होता है, बट हाउएवर ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है और वेरी स्लो रेट से होता है। और 0 केल्विन पर ये 0 कतई नहीं होता, ये फाइनाइट होता है। आई मीन हाई टेम्परेचर रेंज में भी ये रेसिस्टिविटी बहुत थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है बट वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। ये नाइक्रोम पे ग्राफ बनाया हुआ है। तो इस पर कमेंट लिखा हूँ, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज ऑल्सो इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर but this increase is much smaller compared to pure metals. Next one, resistivity of semiconductors. प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर आप जानते हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 4th ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसका क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सेमीकंडक्टर्स के लिए रो की वैल्यू डिक्रीज होती है, या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है n इंटू टाउ, प्रोडक्ट n इंटू टाउ सेमीकंडक्टर्स के लिए बढ़ता है। जब ये बढ़ता है टेम्परेचर के साथ तो इसका रेसिप्रोकल घटता है, इसलिए रो को डिक्रीज होता हुआ दिखाया गया है। क्यों बढ़ता है? आपको पता है कि जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्साइट होकर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो n की वैल्यू बढ़ेगी, टाउ की वैल्यू घटेगी। तो होता क्या बच्चों, n के बढ़ने का रेट हाई होता है, टाउ के घटने का रेट लो होता है। तो ये जो आफ्टर ऑल प्रोडक्ट है ये बढ़ने लगता है और इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज़ होने लगता है, इसलिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और वेरी हाई टेम्परेचर पे रो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। नाउ रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है? द रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो बच्चों रेसिस्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर? थोड़ा बहुत आपको बताया जाए। द रीजन इज दैट विथ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। क्लास 11th में पढ़ते हो, किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज होता है। तो विस्कस फोर्स, लेयर पे लेयर का लगने वाला विस्कस फोर्स, वो भी डिक्रीज होगा, सो दैट आयंस गेट मोर फ्रीडम टू मूव इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट्स। आयंस का मूवमेंट आसानी से होने लगेगा। जब आयंस आसानी से मूव करेंगे तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेसिस्टिविटी घटेगी। Hence the resistivity or resistance of the electrolytes decreases. And next one is resistivity of mercury. प्यारे बच्चों मरकरी प्योर मेटल है लिक्विड स्टेट में। रूम टेम्परेचर पे मरकरी प्योर मेटल है बट लिक्विड स्टेट में है। तो इसका ग्राफ पिक्यूलियर होता है, इसमें एक जंप होता है। जब मरकरी का टेम्परेचर 0 केल्विन से 4 केल्विन इंक्रीज करते हो तो रेसिस्टिविटी वेरी स्लो रेट से इंक्रीज होती है, और जैसे ही 4K के ज़्यादा टेम्परेचर करते हो इसकी रेसिस्टिविटी सडनली जंप कर जाती है और हाई हो जाती है। फिर जब टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो तो उसकी रेसिस्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो प्योर मेटल होने के बावजूद भी मरकरी का जो वेरिएशन है वो एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन की तरह होता है। वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कंटिन्यूस है, मगर इस तरह के जंप को मैथ डिसकंटिन्यूस बोलता है। आमीन जब हाई टेम्परेचर को घटाने लगोगे तो रेसिस्टिविटी इसकी डिक्रीज़ होगी, 4 केल्विन पे सडन ड्रॉप होकर नेग्लिजिबल हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा।
0 केल्विन पर 0। तो मरकरी का ये ग्राफ कंपटीशंस और बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है कंडक्टर का एक ऐसा स्टेट, मैटर का एक ऐसा स्टेट जब उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो उसको कहते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स 0 is called superconductivity. Pure metals behave like superconductors at 0 Kelvin, but mercury becomes superconductor at almost 4 degree Kelvin. Semiconductors become superconductor at relatively high temperature. ऊपर आपने रो का ग्राफ देखा, वहाँ से बात आपको समझ में आई। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है नॉन ओमिक सर्किट। वे सारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लगे हुए सर्किट जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन सारे सर्किट्स को नॉन ओमिक सर्किट बोलते हैं। सो प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ मैंने आपको पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि जो ओमिक सर्किट होते हैं या ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, उनका IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। जो टॉर्च बल्ब होता है उसका IV ग्राफ इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स होता है। जो डायोड होता है, PN जंक्शन डायोड, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, PN जंक्शन डायोड, उसका IV ग्राफ शुरू में इंक्रीजिंग कॉन्केव होता है, उसके बाद इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन ये भी नहीं होता। तो जंक्शन डायोड और टॉर्च का बल्ब, इनका जो सर्किट होता है उसको हम लोग नॉन ओमिक बोलते हैं। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी नॉन ओमिक होगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। एक थर्मिस्टर भी होता है बच्चों, थर्मिस्टर का भी ग्राफ लीनियर नहीं आता, वो भी नॉन ओमिक होता है। उसके बाद डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनामिक रेजिस्टेंस, इफ अ स्मॉल चेंज dV in the potential difference across a part of non-ohmic circuit causes a change dI in the electric current, then the ratio dV upon dI is called dynamic resistance of that part of the circuit। तो प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट पर डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस को डिफाइन किया गया है dV upon dI। I mean small change in applied voltage upon small change in current, dV upon dI, that is called dynamic resistance। तो जितने नॉन ओमिक सर्किट हैं उनका dV upon dI यानी कि उनके IV ग्राफ के स्लोप का रेसिप्रोकल वेरिएबल होगा, ताड़ी भी वेरिएबल होगा। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए dV upon dI कांस्टेंट होगा, ताड़ी भी कांस्टेंट होगा। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। फिर इसके बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट एपिसोड में मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको 1.2 आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हेडलाइन होगा जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहना। प्यारे बच्चों, ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसका राइटअप अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ और प्रिपेयर करते जाता हूँ और आपको पढ़ाते जाता हूँ। जिसमें मेरे को एरर या गलतियाँ नज़र आती हैं उसको इमीडिएट एडिट कर देता हूँ, सो दैट जब बुक पब्लिश हो तो उसमें कोई एरर भी ना रहे। जब ये बुक मैं पब्लिश करूँगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी मैं इसका राइटअप बना रहा हूँ और आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। तो अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, स्टार्टिंग विथ जूल सेटिंग। सो बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट and see you again